जब मैं बहुत छोटा था, मतलब थर्ड और फोर्थ में पढ़ता था, तब अक्सर माँ या मौलाना साहब फरिश्तों की कहानियाँ सुनाते थे कि कैसे फरिश्ते आसमान से आते हैं, कैसे हर इंसान को उसके हिस्से का रिज्क देते हैं। मेरे मन में हमेशा से ढेर सारे सवाल उठते थे, जैसे कि चांद तारे क्या हैं, अल्लाह कैसे दिखते होंगे, वो कौन से चेयर पे बैठे होंगे, पूरे दिन बैठे बैठे करते क्या होंगे, क्या हमारी तरह बिना खेले कहीं घूमे फिरे वो बैठे बैठे बोर तो नहीं होते होंगे, अपने एंटरटेनमेंट के लिए वो क्या करते होंगे। ये सात आसमान का कॉन्सेप्ट क्या है? अगर ये सात आसमान है तो उसके ऊपर क्या होगा? क्या उसके बहुत ऊपर कोई दीवार होगी? लेकिन अगर दीवार होगी तो कहीं ना कहीं उस दीवार का भी एंड होगा। फिर उस दीवार के पार क्या होगा? अल्लाह ने हम सबको बनाया तो उन्हें किसने बनाया होगा? वो हम सभी पे कैसे कंट्रोल करते हैं? कोई भी इंसान क्यों मर जाता है? क्या सच में अल्लाह मलकन मौत यानी यमराज को जान निकालने भेजते हैं? अल्लाह जब इतने पावरफुल हैं तो फिर हम सभी से डायरेक्टली बात क्यों नहीं करते हैं? कुछ 100 साल पहले उन्होंने मोहम्मद को हमारा नबी बना के क्यों भेजा? आखिर उनमें खास बात क्या रही होगी जो बाकियों में नहीं है? हमारे आसपास जो कुछ भी है, जैसे पेड़ पौधे, ये कैसे बड़े होते हैं? दिन रात कैसे होता है? सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण क्यों लगता है? जब बारिश होती है तो खेतों में छोटी छोटी मछलियां कहां से आ जाती हैं? इस तरह के सवाल मेरे मन में हमेशा से चलते रहते थे। इन शॉर्ट, मैं कुदरत के सारे राज जान लेना चाहता था। लेकिन जब किसी से पूछता तो कुछ सवालों के घिसे पिटे जवाब मिलते थे, और कुछ सवालों के लिए एक लाइन सुनने को मिलती थी कि काफिर मत बन। जैसे जैसे बड़ा होने लगा, कई सारे सवालों के जवाब साइंस ने दे दिया, बाकी धीरे धीरे स्टडी करने पे पता चल रहा है। जल्दी ही 9 पार्ट्स में एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, जिसका नाम है ईश्वर का अस्तित्व या गॉड एग्जिस्टेंस। खैर, आज हम प्रकृति, कुदरत या नेचर के बारे में बात करेंगे। मैं हूं साहिल और आप देख रहे हैं द बेटर यू। कहने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी कहता हूं कि अगर वीडियो सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही दूसरों तक शेयर भी करना। और हाँ, साथ में आपकी क्या राय है वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। हम इंसानों की नॉलेज प्रकृति को लेके अभी बहुत लिमिटेड है। प्रकृति प्रा और कृति नाम के 2 वर्ड से बना है। प्रा मतलब पहले से, कृति मतलब बना हुआ। मतलब जो पहले से ही था, है और रहेगा, वही प्रकृति है, वही कुदरत है, वही नेचर है। जो कुछ आप देख रहे हो, महसूस कर रहे हो, वो सब प्रकृति ही है। अच्छा, यहां एक सवाल जरूर मन में आएगा कि क्या प्रकृति को कोई चला रहा है? तो फिलहाल जितनी नॉलेज अभी तक इकट्ठा हुई है, उसके हिसाब से इसका जवाब है नहीं। इस प्रकृति का कोई कर्ता नहीं है। ये भी अपने ही नियमों से चल रही है और इसके कुल 4 फोर्सेस हैं। एक तो ग्रेविटी, जिसे मैंने पहले ही वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दूसरा मैग्नेटिक फोर्स, तीसरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और चौथा है वीक न्यूक्लियर फोर्स। चलिए एक नजर मारते हैं कि हम कहां हैं। आपने बिग बैंग थियरी के बारे में जरूर सुना होगा। असल में 14.7 अरब साल पहले की उस लाइट को साइंटिस्ट ने डिटेक्ट किया है, इसलिए माना जाता है कि बिग बैंग 14.7 अरब साल पहले हुआ था। अब यहाँ 2 सवाल जो मेरे मन में आता है वो ये है कि फिर बिग बैंग से पहले क्या था? और दूसरा सवाल तब खड़ा होता है जब साइंस कहती है कि उस धमाके के बाद यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, मतलब बिग बैंग के बाद। तो मन में आता है कि फिर वो फैल कहाँ रहा है, क्योंकि फैलने के लिए भी स्पेस चाहिए, जगह चाहिए। तो जब इस तरह से सोचने लगो तो लगता है कि प्रकृति अंतहीन है, इसका ना कोई आदि है और ना कोई अंत। एक बार फिर उसी सवाल पे आते हैं कि उस प्रकृति में हम कहाँ हैं। तो इस अंतहीन प्रकृति में हम पृथ्वी नाम के एक ग्रह पे हैं। ये ग्रह सूर्य नाम के एक तारे के चारों तरफ चक्कर लगा रही है और साथ में 9 और ग्रह हैं। फिलहाल हमारे जैसा जीवन सिर्फ इसी ग्रह पे है, बाकी के 8 ग्रह और उनके चांद हमारे चांद की तरह वीरान हैं। ये 9 ग्रह उस सूर्य के चारों तरफ ग्रेविटी की वजह से घूम रही हैं और सूरज की ग्रेविटी जहां खत्म होती है, ठीक उसके पहले, मतलब बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे, अरबों उल्का पिंड भी सूर्य को घेर के चक्कर लगा रहे हैं। सूर्य के इस फैमिली को हम सोलर सिस्टम या सौर मंडल कहते हैं। ये सौर मंडल जहां है
वहाँ सूर्य जैसे अरबों खरबों और सूर्य हैं और सभी के पास अपने अपने ग्रह हैं, मतलब अनगिनत हमारे जैसे ग्रह हैं और ये सभी धीरे धीरे घूम रही हैं, जिसके सेंटर में तेज रोशनी है और शायद फ्यूचर में वहाँ बड़ा ब्लैक होल बन जाए। खैर, तो इस जगह को हम मिल्की वे या आकाशगंगा कहते हैं और हमारे जैसी अनगिनत आकाशगंगाएं भी हैं जो मिल के ये पूरा ब्रह्मांड बनाती हैं। तो अब फिर सवाल आता है कि फिर ब्रह्मांड के बाद क्या है? तो इसका जवाब है हमारे जैसे और भी ब्रह्मांड। मतलब ये एक अंतहीन जगह है जिसका न आदि है और न अंत। लेकिन फिर भी हम इंसान इतने नादान हैं कि सोचते हैं कि ये सब कुछ हमारे लिए बनाया गया है, जबकि हमारी पहुंच हमारे सौर मंडल के बाहर तक भी नहीं है। अगर सच में कोई प्रकृति को चलाने वाला होगा तो वैसा तो बिल्कुल नहीं होगा जैसा हमारे धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है। उस चलाने वाले के लिए पूरा सीन कुछ ऐसा होगा जैसे अफ्रीका के रेगिस्तान में रेत के किसी एक कण पे अरबों बैक्टीरिया चिपके हुए हों। अब अंतहीन रेगिस्तान के एक कण पे हमारी औकात उस एक कण पे चिपके बैक्टीरिया जैसी है जिसकी शायद कोई वैल्यू नहीं है। आप ओस की एक बूंद में अगर जा सकें तो देखेंगे वहां पे भी अपना एक यूनिवर्स है। उस एक बूंद में भी अरबों जिंदगियां रहती हैं। है ना जीवन बड़ा विचित्र। खैर, इस पे मैं अपने आने वाले सीरीज में बात करूंगा। अभी वापस प्रकृति पे लौट आता हूं। हम प्रकृति जीवन को समझते हैं जैसे पेड़ पौधे जानवर। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि थोड़ा प्रकृति के पास रहो, मतलब पेड़ पौधों के साथ रहो, पहाड़ों पे जाओ जहां प्राकृतिक हवाएं बहती हैं। तो हम प्रकृति को हरियाली, पेड़ पौधे, नदियां, समंदर, पशु पक्षी यही समझते हैं और हमने नाम भी दे दिया है। मतलब जो पहले से था वो प्राकृतिक, जिसे हमने बनाया, जैसे शहर, मशीन, ये सब मानव निर्मित या आर्टिफिशियल। अच्छा, यहां एक बात और समझ लो, क्योंकि हमारी जनरेशन्स या इससे पहले की जितनी भी जनरेशन्स आई हैं सब यहीं पले बढ़े हैं, इसलिए हमारा शरीर भी उसी तरह बना है। इसलिए प्राकृतिक जगह पे रहने से हमारी हेल्थ अच्छी हो जाती है। लेकिन सोचो फ्यूचर में जब मशीन्स हद से ज़्यादा हो जाएंगी, आज की तरह बच्चे खेल के मैदानों में नहीं जाएंगे या पेड़ पौधों के आसपास नहीं जाएंगे, उसके आदी नहीं होंगे, तो वही प्राकृतिक चीज़ें उनका दम घोट देंगी। जैसे मछली पानी में ही सांस ले सकती है, ज़मीन पे नहीं, जबकि दोनों ही जगह प्राकृतिक है। तो कहने का मतलब वो सब कुछ ही प्राकृतिक हैं जो पहले से थी। प्रकृति के रहस्यों में से एक रहस्य है जीवन। पृथ्वी पे जीवन कैसे पनपा इसकी एग्जैक्ट नॉलेज किसी के पास भी नहीं है, क्योंकि जब पृथ्वी बन रही थी तब यहाँ इतने धमाके हुए हैं और होते रहे हैं कि कोई भी सबूत नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन इसी पृथ्वी पे अरबों तरह की जिंदगियां पनपी हैं और इंसानी जिंदगी उन्हीं में से एक है। जैसे मछली, चींटी, तितली, शेर, भालू, बंदर, इंसान, बैक्टीरिया, सबका अपना अलग अलग जीवन है। यहाँ एक बात और, पृथ्वी पर रहने वाली ऑलमोस्ट सभी जिंदगियों को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन क्या पता किसी और प्लैनेट पे जिंदा रहने के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती हो, क्योंकि हमारे ही सौर मंडल में पृथ्वी के अलावा शनि के चांद पे भी बारिश होती रहती है, लेकिन वहाँ के पानी में पानी नहीं, मीथेन है। अच्छा, क्या कभी आपने नोटिस किया है, एक घड़े में कुछ दिन के लिए पानी रख दो, उसमें कीड़े अपने आप आ जाते हैं। यही प्रकृति की लीलाएं हैं, कहीं निर्जीव कहीं सजीव। अगर मैं पृथ्वी पे जीवन की बात करूं तो इसमें सबसे बड़ी प्राकृतिक चीज हुई थी एवोल्यूशन। मतलब यहां जिंदगियां माहौल के साथ ढलती चली गईं। इसी एवोल्यूशन ने इंसानों को सबसे बेशकीमती चीज दी और वो है चेतना। देखो, जब पहले हमारे पूर्वजों को भाषा का ज्ञान नहीं था तो वो इशारों में बात करते थे जैसे जानवर करते हैं। तो जब तक भाषा नहीं थी तब तक चेतना भी नहीं थी। इसमें अगर डाउट हो तो इसे ऐसे समझो, आप मान लो कि आपको हिंदी, इंग्लिश या आपके आसपास की बोले जाने वाली कोई भी भाषा नहीं आती हो। अब कुछ सोचने की कोशिश करो।
ये ठीक उस तरह है जैसे मैं आपसे कहूँ कि चाइनीज़ में बात करो या सोचो। आप नहीं कर सकते क्योंकि आपको वो भाषा आती ही नहीं है। लेकिन जब धीरे धीरे भाषा का ज्ञान हुआ तो बुद्धि एक्टिव हो गई और इसी क्रम में चेतना का जन्म हुआ। उसके बाद तो क्रांति आ गई। पहले जहां हमारी जिंदगी भी पृथ्वी पे पनपे अरबों जिंदगियों की तरह एक आम सी जिंदगी थी, अब वो खास बन गई क्योंकि अब इंसान सोचने और समझने लगा था। इसलिए मैं चेतना के विकास को प्रकृति की सबसे बड़ी देन कहता हूँ। उसी चेतना से आज हम पूरी प्रकृति को समझने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी हद तक कामयाब भी हो रहे हैं। चलो वापस से अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि इस प्रकृति का रहस्य क्या है, ये क्यों है, कैसे चल रही है, इसे चलाने वाला कौन है। और इसके साथ ही और भी बहुत सारे सवाल हैं, जैसे आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ईश्वर है या नहीं, मैं कौन हूं, मन क्या है, बुद्धि क्या है, वगैरह वगैरह। दोस्तों मैं यहां पे कुछ कहना चाहता हूं। चलो मान लो ऊपर के सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाए, तो मुझे सोच के बताओ आपकी जिंदगी में क्या परिवर्तन आ जाएगा। मैं लिख के दे सकता हूं कि कुछ भी बदलाव नहीं आएगा। इसका कारण यह है कि इन सवालों के जवाब के बाद भी हमारी डेली लाइफ में जो काम है वो तब भी वैसे ही रहेंगे। तो इन सवालों में अभी उलझने से अच्छा है आप अपना पूरा फोकस अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने में लगाओ। जब आप फाइनेंशियल फ्री हो जाना, लॉजिकल सोच को डेवलप कर लेना, उसके बाद इन सवालों के जवाब ढूंढना, क्योंकि इन्हीं सवालों के जवाब दुनिया में बहुत सारे लोग ढूंढ रहे हैं। आप भी ढूंढना। अभी ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल और हेल्थ नॉलेज हासिल करो। हर चीज़ पे आंख बंद करके यकीन मत करो। ज़रूरी नहीं जो आपको बताया या सिखाया गया हो वो ही सही है। इसलिए कुछ भी करो लेकिन अपना ध्यान बढ़ाओ, अपना फोकस बढ़ाओ, प्रेजेंट में रहने की कोशिश करो। प्रकृति की सबसे बड़ी देन चेतना का इस्तेमाल करो। एक एक क्षण जियो, उस एक क्षण में जो सही है वो करो। प्रकृति के रहस्यों को हम धीरे धीरे जानते रहेंगे। थैंक यू।